नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो हमने पूरे जो टाइमलाइन है वो डिस्कस किया था 1941 अगस्त से लेके 1945 अक्टूबर 24 तक का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अटलांटिक चार्टर, जो 1941 अगस्त को साइन हुआ था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन एस चर्चिल। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस में किस तरह रिफॉर्म्स होने के लिए डिमांड्स रहा है। वैसे देखा जाएगा तो अभी तक यूनाइटेड नेशंस में ज़्यादा कुछ रिफॉर्म्स नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा डिमांड रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके। पर देखिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें यूनाइटेड नेशंस के बारे में बेसिकली जानना होगा। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम कैसे काम करता है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या क्या है, उनके फंक्शंस क्या क्या है, वो एक बार हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में ये टेबल दिया हुआ है जिसमें यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में बताया है। चलिए ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 24, 1945 को। तो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है दोस्तों। कौन कौन सा है? वन इज जनरल असेंबली, सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ इज सेक्रेटरीट। ठीक है, तो इतने प्रिंसिपल ऑर्गन से यूनाइटेड नेशंस सिस्टम का एक एक करके समझेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। आई होप आपको ये टेबल क्लियरली दिख रहा हो। वैसे क्लैरिटी थोड़ा सा कम है दोस्तों, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं। अब जूम इन करने से भी ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्लैरिटी कम है। कोई बात नहीं, आपकी किताब में तो दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जनरल असेंबली। नाउ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जितने कंट्रीज मेंबर्स है ना, वो सारे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के भी मेंबर्स हैं। आप ही के हिसाब से टोटल 193 मेंबर स्टेट्स है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, और सबको एक एक वोट भी दिया हुआ है। ठीक है, हर साल सितंबर में फुल यूएन मेंबरशिप जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क में एनुअल जनरल असेंबली सेशन के लिए मीट करते हैं। उधर जनरल डिबेट वगैरह होता है, सारे हेड्स ऑफ द स्टेट अटेंड करते हैं, अपना अपना एड्रेस करते हैं। ठीक है, नाउ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में काफी सारे डिसीजंस होते हैं, काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिसीजंस होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर न्यू मेंबर्स को एडमिट करने से रिलेटेड, या फिर कोई बजटरी मैटर्स है, वो सारे क्वेश्चंस या रेजोल्यूशंस वगैरह पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। समझ रहे हो? 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। एंड बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, मतलब 50% वोट्स की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, बजटरी मैटर्स, ये सब पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। अदर क्वेश्चंस के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। ठीक है, नाउ जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट रहते हैं दोस्तों, जिसे 1 साल का टर्म के लिए सेलेक्ट करते हैं। ये जनरल असेंबली ही इलेक्ट करते हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट मालदीव्स का फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद है। ठीक है, 76th सेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अभी चल रहा है 2021-22 के लिए। तो इसमें प्रेसिडेंट है मालदीव्स का फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो डिसीजंस है दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर्स। समझ रहे हो आप? बाइंडिंग नहीं है तो फिर क्या फायदा है? वैसे बताने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली लार्जेस्ट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, जहां पे सारे मेंबर्स हैं। पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो डिसीजंस है कोई भी मेंबर कंट्री के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर एक कंट्री फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पावरफुल बॉडी है। समझ रहे हो आप? अगला है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में तो हमने काफी बार डिस्कस किया है दोस्तों, और एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोस्तों?
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। समझ रहे हो आप? देखिए मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था यूनाइटेड नेशंस का फंक्शन क्या है। एक तो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना है, दूसरा कोऑपरेशन को इंश्योर करना है। तो कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए जनरल असेंबली तो है, अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर स्टेट्स है दोस्तों। इसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन सा है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इन्हें 2 साल का टर्म के लिए इलेक्ट करते हैं। और इलेक्ट कौन करते हैं? जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं। रीजनल बेसिस पे इलेक्शन होता है। रीजनल बेसिस का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, ऐसा नहीं 10 के 10 एशिया से होगा या फिर 10 के 10 यूरोप से होगा या फिर अफ्रीका से होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। कुछ मेंबर्स को एशिया से सेलेक्ट करना है, कुछ अफ्रीका से, कुछ यूरोप से, ठीक है, कुछ अमेरिका से, ऐसे ही होता है। नाउ ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, इनके पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? वीटो पावर इज द पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर टू वीटो एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो करने का मतलब होता है रिजेक्ट करना। मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, चाहे वो वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसे अगर पास करना है तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल की जरूरत है। अगर एक भी कंट्री बोलेंगे ना, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। अब आप पूछोगे ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो क्या करते हैं? वैसे उनके पास ज्यादा कुछ पावर्स नहीं है दोस्तों, बस नाम के लिए उन्हें उधर बिठाया हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं रीजन। देखिए टोटल 15 मेंबर्स है। कोई भी रेजोल्यूशन पास होने के लिए 9 वोट्स की जरूरत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब ये 9 वोट्स भी चाहिए, साथ साथ में 5 परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल भी चाहिए। समझ रहे हो ना आप? ये जो कैरेक्टर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये सुनने से ही आपको लग रहा होगा ये तो गलत है। सो इसे द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बोला जाता है दोस्तों। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस है वो सारे यूएन मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग है। अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर इंटरनेशनल पीस इंश्योर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? सारे कंट्रीज में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज लाना होगा, या फिर आप बोल सकते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना होगा। तो ये चीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल 54 मेंबर्स है दोस्तों। इन्हें 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट करते हैं। ठीक है, 3 साल का टर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। सो ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशंस का एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म आप बता सकते हैं, जहां पे अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, इनोवेटिव थिंकिंग्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, किस तरह कंट्रीज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, उस बारे में सोचने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नीचे जितने स्पेशलिस्ट एजेंसीज है ना दोस्तों, ये यही काम करते हैं। अब वो स्पेशलिस्ट एजेंसी का नाम बताने से आपको समझ में आएगा। One is International Labour Organization, Food and Agriculture Organization, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के जितने स्पेशलिस्ट एजेंसीज है ना दोस्तों, ये सारे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के स्पेशलिस्ट एजेंसी से, जो सारे कंट्रीज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर रीजनल कमीशंस भी हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं। देखिए, इकोनॉमिक कमीशंस फॉर अफ्रीका, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। फिर इकोनॉमिक कमीशंस फॉर यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, फॉर एशिया एंड पैसिफिक, वेस्टर्न एशिया एक्सेट्रा। आप समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? बेसिकली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, जहां पे भी फूड अवेलेबिलिटी नहीं है उधर तक फूड पहुंचाना।
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर आपने बहुत सुना होगा। तो इसी तरह अलग अलग स्पेशलिस्ट एजेंसीज इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स में काम करते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। अगला है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये काउंसिल के बारे में समझने से पहले आपको ट्रस्ट टेरिटरी क्या है यह समझाना होगा। देखिए 1945 में हुआ था यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन। आप सबको पता होगा 1945 में ऐसे कई सारे कंट्रीज थे जो इंडिपेंडेंट नहीं थे, जो कॉलोनियल कंट्रीज के कॉलोनीज थे। तो ऐसे कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का ट्रस्टीशिप काउंसिल ने क्या किया, उन्हें आज यूएन ट्रस्ट टेरिटरी डिक्लेयर किया और इन सारे ट्रस्ट टेरिटरीज को ट्रस्टीशिप काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर प्लेस किया। मेरा कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। इधर पलाऊ के बारे में बताया हुआ है। पलाऊ बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है ओशियानिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेरिटरी थी। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया पलाऊ को सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप करने का, ठीक है। बट मॉनिटर करेंगे कौन, ट्रस्टीशिप काउंसिल, क्योंकि देखिए काफी सालों तक यूएस की टेरिटरी थी। अब सडनली उन्हें अगर इंडिपेंडेंस देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब तक उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उनको सपोर्ट करना है, और ये सपोर्ट मॉनिटर करता था ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो 1947 से लेकर 1994 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एडमिनिस्टर किया पलाऊ को ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल, और 1 नवंबर 1994 को पलाऊ एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, मतलब ट्रस्ट टेरिटरी से वो बाहर निकल गया। तो इस तरह कई ट्रस्ट टेरिटरीज थे जिन्हें अलग अलग कंट्रीज एडमिनिस्टर करते थे ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। पर जैसे पलाऊ इंडिपेंडेंट हो गया ना 1 नवंबर 1994 को, तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल को ही सस्पेंड कर दिया। तो आज के हिसाब से ट्रस्टीशिप काउंसिल स्टैंड्स सस्पेंडेड, क्योंकि अभी कोई ट्रस्ट टेरिटरीज नहीं है, सारे कंट्रीज तो इंडिपेंडेंट हो गया है कि नहीं। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। ये एस्टैब्लिश हुआ था जून 1945 को, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का सक्सेसर है। क्या है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस? देखिए आपने लीग ऑफ नेशंस के बारे में सुना होगा, 1920 में लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था। तो लीग ऑफ नेशंस में था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बदल गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस रहते हैं दोस्तों, जिन्हें 9 साल के लिए इलेक्ट करते हैं बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस को इलेक्ट करते हैं ना, उसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत है, जनरल असेंबली में भी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी। और ये कहां पे लोकेटेड है? द हेग, नेदरलैंड्स। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेजर फंक्शन क्या है? नंबर 1, जब भी कंट्रीज के बीच में कुछ लीगल डिस्प्यूट्स होता है उसे इंटरनेशनल लॉस के मुताबिक रिजोल्व करना। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस का जितने ऑर्गन से, स्पेशलिस्ट एजेंसी से, जब वो कुछ लीगल क्वेश्चंस पूछते हैं, जब उन्हें एडवाइस चाहिए होता है तो उन्हें एडवाइजरी ओपिनियंस प्रोवाइड करना, ये सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फंक्शन है। पर बात यह है दोस्तों, इनकी जो एडवाइस है या फिर जजमेंट है, ये किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ऊपर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस है, रूलिंग्स है, उन्हें एनफोर्स करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बस अपना जजमेंट सुना सकते हैं, उन्हें एनफोर्स करने का पावर उनके पास नहीं है। यह काम सिक्योरिटी काउंसिल का है। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए 2 कंट्रीज के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स हो रहा है और बात पहुंच गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मान लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसमें से एक कंट्री के खिलाफ में अपना जजमेंट दिया, जजमेंट के बावजूद भी वो कंट्री वही कर रहा है जिसे करने से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उन्हें मना किया था, तो बात पहुंच जाएगी कहां पे? सिक्योरिटी काउंसिल में। अब सिक्योरिटी काउंसिल में कौन बैठे हैं? 5 परमानेंट मेंबर्स बैठे हैं जिनके पास वीटो पावर है। अब आप सोचिए दोस्तों, 2 कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो रहा था उसमें से एक कंट्री अगर एक परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल होगा तो घूम फिर के बात कहां पे पहुंच जाएगी? उन्हीं के पास पहुंच जाएगी जिसे वो आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, साउथ चाइना सी में जो हो रहा है। आपने चाइना का 9 डैश क्लेम के बारे में सुना होगा। बेसिकली चाइना का कहना यह है कि साउथ चाइना सी का मेजर पार्ट उनका है।
जबकि साउथ चाइना सी में दूसरे भी लिटोरल कंट्रीज है, जैसे कि फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रूने है कि नहीं, उन सारे कंट्रीज का भी क्लेम है, पर चाइना मानते नहीं है। ये केस भी पहुंच गया था कहां पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि चाइना का जो क्लेम है वो गलत है। अब कोई भी बता सकते हैं, चाइना इस तरह क्लेम करके रखा हुआ है कि वो गलत है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी वही बोला कि चाइना गलत कर रहा है, पर चाइना माना है क्या? नहीं माना। तो ये डिसीजन को एनफोर्स करने का काम किसका है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। बात घूम फिर के कहां पहुंच गई? चाइना के पास ही पहुंच गई। चाइना ने साफ साफ मना किया वो डिसीजन पास होने से। तो कुल मिला के वही है दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उतना इफेक्टिव नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्पेशली जब परमानेंट मेंबर्स की बात आ जाती है, या फिर देखिए ऐसा कोई कंट्री की बात आ जाती है जिसमें परमानेंट मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट है, तभी वो डिसीजन पास होने का चांसेस कम है। तो इतना क्लियर है। अब बात करेंगे सेक्रेटरीट का। सेक्रेटरीट में कौन रहता है दोस्तों? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इज यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल के अलावा सेक्रेटरीट में थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स भी हैं जो अपना डे टू डे काम करते हैं, जिस तरह उन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और प्रिंसिपल ऑर्गन्स ने मैंडेट किया हुआ है। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म। तो ध्यान दीजिएगा, 5 साल का रिन्यूएबल टर्म है और एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो पोर्चुगीज है, वो पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर भी थे काफी पहले। तो उनका और एक बार अपॉइंटमेंट हो सकता है, यही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? जनरल असेंबली अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी जनरल को, पर विद द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब यह है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर भी मना करेंगे तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दोस्तों, काफी पहले जब हमारा शशि थरूर जी कॉन्टेस्ट किए थे सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए, तब यूएसए ने वीटो पावर यूज किया था, ठीक है। अगर यूएसए सपोर्ट करते तो हमारा शशि थरूर भी सेक्रेटरी जनरल। तो बेसिकली आपको यही समझना है दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को अपॉइंट करने का एक्चुअल पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब एक नाम रिकमेंड करते हैं, इसके बाद जनरल असेंबली को बस उन्हें अपॉइंट करना है, ज्यादा कोई पावर जनरल असेंबली के पास नहीं है। तो ये रहा दोस्तों प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स इधर दिया हुआ है, जैसे कि एक एक ऑर्गन के जो सब्सिडरी बॉडी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, या पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको बता ही देता हूं, देखिए दोस्तों, ये जो सब्सिडरी बॉडीज है, एग्जाम्पल मिलिट्री स्टाफ कमिटी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड मिशंस, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। और देखिए ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएन यूनिवर्सिटी जॉइंट प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ये सारे जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। जितने कमिटीज एंड एडहॉक बॉडीज है, ये सारे जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये भी जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। और जितने प्रोग्राम्स एंड फंड्स है दोस्तों यूएन का, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP, चिल्ड्रंस फंड दैट इज UNICEF, पॉपुलेशन फंड दैट इज UNFPA। फिर देखिए ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज दैट इज UNHCR, फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे जो है दोस्तों जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को डायरेक्टली रिपोर्ट कौन कौन करते हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड मिशंस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक्सेट्रा, ठीक है। और इधर भी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। ऊपर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करते हैं। पर देखिए एक्चुअल पावर किसके पास है? सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। सेक्रेटरीट भी देखिए दोस्तों जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया था, एक फंक्शनल कमीशन है जिसमें ह्यूमन राइट्स, नार्कोटिक ड्रग्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वीमेन, ये सारे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। फिर जितने रीजनल कमीशन है, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज के लिए एक एक कमीशन दिया हुआ है, अफ्रीका के लिए, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका के लिए, कैरिबियन के लिए, ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल तो अभी के हिसाब से नहीं है, वो सस्पेंडेड है।
तो 1 नवंबर 1994 में यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंड किया था विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ, द लास्ट यूनाइटेड नेशंस टेरिटरी। तो अभी के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस का एक्चुअली 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है जो फंक्शनल है, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।